Yeah, so hello friends, welcome back to Tutelage Academy. And today we are going to solve model question paper of CIL 2022 और ये सेट 1 है. रीजनिंग के आज हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमारी कोशिश ट्यूटलेज एकेडमी पे यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉन टेक्निकल सेक्शंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएं ताकि आपको एक आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सके और आपको पैटर्न समझ में आ सके सीआईएल एग्जामिनेशन का. राइट, ये सारे 25 क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीआईएल के एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे बेस्ड है. ओके, सो विद दिस आई विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 नाउ. स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो हो रहा है स्टेटमेंट से. करेक्ट, वी विल रीड इट. स्टेटमेंट है नॉलेज इज नॉट अ स्किल, इट इज लर्निंग एंड एक्सपीरियंस. नॉलेज जो होता है वो कोई स्किल नहीं होता. स्किल क्या होती है? स्किल कोई चीज, कोई सब्जेक्ट जो आपको सिखाया जाता है, ठीक है, वो है स्किल. जैसे कि आप मे बी यू कैन हैव एन स्किल और एक्सपर्टीज ऑन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, सपोज जावा और C++, तो वो आपकी स्किल है कि आपको ये कुछ ऐसी चीजें आती हैं. बट नॉलेज स्किल नहीं है, नॉलेज लर्निंग है और एक्सपीरियंस है. The illiterate are not those who cannot read and write, but those who cannot learn. ये दोनों स्टेटमेंट है, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? Those who cannot read and write are literate. ये तो नहीं निकल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है. इलिटरेट वो लोग नहीं है जो कि पढ़ और लिख नहीं सकते, जबकि वो है जो कि सीख नहीं सकते. पर यहाँ पे लिटरेट्स की कोई बात तो की नहीं गई है. इलिटरेट के बारे में बताया गया है कि देयर आर सम पीपल हु कैन रीड एंड राइट, लेकिन अगर वो लाइफ से कुछ नहीं सीख सकते तो वो हम उन्हें इलिटरेट कहेंगे. दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन, राइट? तो नॉलेज एंड स्किल आर टू डिफरेंट थिंग. बिल्कुल, ये कंक्लूजन तो निकल ही रहा है कि नॉलेज अलग चीज है, स्किल अलग चीज है. नॉलेज लर्निंग से आती है, एक्सपीरियंस से आती है. जो लोग इलिटरेट होते हैं, इनफैक्ट उनके पास भी नॉलेज हो सकता है क्योंकि वो अगर वो लर्निंग जानते हैं. जो इलिटरेट लोग अगर लाइफ से सीखना चाहते हैं, सीखना जानते हैं, तो भी उनके पास नॉलेज हो सकती है. राइट, तो नॉलेज एंड स्किल आर टू डिफरेंट थिंग्स. करेक्ट, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 2 ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो. कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है सम फ्रूट्स आर ट्रीज, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ऑल द फ्लावर्स आर पोएट्स. तो देखा गया है कि हर साल वेन डायग्राम से तो एक क्वेश्चन आता ही है. सो हाउ वी विल सॉल्व इट? वी विल फर्स्ट ड्रॉ इट. सम फ्रूट्स आर ट्रीज, सम फ्रूट्स आर ट्रीज. कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, कुछ फ्रूट्स फ्लावर्स है, तो कुछ फ्रूट्स हैं जो कि फ्लावर्स है. ठीक, सम फ्रूट्स आर ट्रीज, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स. फिर ऑल द फ्लावर्स आर पोएट्स, और जितने भी फ्लावर्स है वो पोएट्स हैं. ऑल द फ्लावर्स आर पोएट्स. हो गया ये करेक्ट डायग्राम हमारा बन गया वेन डायग्राम. वेन डायग्राम आप यही कोशिश कीजिए कि जो स्टेटमेंट दिए हुए उसमें वेन डायग्राम आप पर्पसली ओवरलैप मत कीजिए, अलग अलग से बनाइए तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा. कंक्लूजन देखिए, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स आर ट्रीज. ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. फ्लावर अलग है, ट्रीज अलग है, दोनों अलग अलग है. ओवरलैपिंग आपको बनाना नहीं है, ओवरलैपिंग से गलत रिजल्ट आ जाएगा. तो सम फ्लावर्स आर ट्रीज. ठीक, तो सम फ्लावर्स आर ट्रीज तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. फ्लावर अलग है, ट्रीज अलग है. सम पोएट्स आर फ्रूट्स, सम पोएट्स आर फ्रूट्स. बिल्कुल, ये जो पोएट्स लोग हैं इतने सारे, उसमें कुछ पोएट्स तो फ्रूट होंगे ही, क्योंकि सारे फ्लावर्स पोएट्स के अंदर आते हैं, और कुछ फ्लावर तो डेफिनेटली फ्रूट्स होंगे, कुछ फ्लावर्स तो डेफिनेटली फ्रूट्स होंगे. तो सम पोएट्स आर फ्रूट्स, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है और ये बिल्कुल सही है. ऑल द फ्रूट्स आर पोएट्स, ऑल द फ्रूट्स आर पोएट्स. ऐसा है क्या? नहीं, ये सारे यहाँ पे जितने फ्रूट्स हैं इधर, वो सारे पोएट्स तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा. सम पोएट्स आर ट्रीज, सम पोएट्स आर ट्रीज. ऐसा है क्या? नहीं, पोएट्स अलग है, ट्रीज अलग है. ऐसा कुछ नहीं है कि सम पोएट्स आर ट्रीज, ये भी गलत है. ठीक है, ये डायग्राम को आप अलग ही समझिए. ठीक, सम पोएट्स आर ट्रीज ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये वाला जो है वो लॉजिकली दिस कंक्लूजन इज फॉलोइंग. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 फॉलोज. दिस इज 1 2 3 4 है, तो ओनली 2 फॉलोज.
आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द वर्ड्स इकोनोमेट्रिक्स इफ द फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, fifth and sixth words are interchanged up to the last letter, what would be the 10th letter from right? देखिए क्वेश्चन टफ तो नहीं होते बट एग्जामिनेशन प्रेशर में सिली मिस्टेक नहीं करना होता है। इकोनोमेट्रिक्स फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, फिर सेकंड एंड थर्ड इसको भी एक्सचेंज किया, फिर थर्ड एंड फोर्थ इसे भी एक्सचेंज किया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इसे भी एक्सचेंज किया, इसे भी एक्सचेंज किया और फिर इसे भी एक्सचेंज किया अप टू लास्ट लेटर। तो क्या मिलेगा? CE, ठीक है, ON है तो NO, OM है तो MO, then TE, then IR, then SC. We will get this letter, we will get this word, ठीक है। उसके बाद what would be the 10th letter from right? From right what would be the 10th letter? तो right से देखना, अगर left से देखना होता तो उधर से देखते हैं, right से हम इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th letter from right is this N, right? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? N। देखिए वर्ड इज सुनो, ये वाला जो हमारा जो आंसर आया यहाँ पे द सेम थिंग इज है, आंसर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है और 10th वर्ड इसका क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग में आप यही कोशिश कीजिए कि 25 आउट ऑफ 25 आप एक भी मार्क्स आप लूज ना करो। यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स हियर इन दिस सेक्शन, 25 आउट ऑफ 25 डेफिनेटली एटलीस्ट इस सेक्शन में तो आप स्कोर कर ही सकते हो। फिर अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स एट द सेकंड प्लेस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे होता है? जैसे कि डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं उसी तरह अरेंज करना है। तो बी है, बी के बाद भी है ए भी सब में है, राइट? तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमें सिलेक्ट करना है, जो सेकंड प्लेस में आएगा। तो सबसे पहले वी हैव TNCN, तो सबसे पहले सी वाला आना चाहिए। तो वी विल हैव बैकिंग एट फर्स्ट, ठीक है, पहला पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? सेकंड पोजीशन पे हमारे पास है BA और उसके बाद है TNCN। तो बैंकिंग भी है और बैनिशिंग भी है, टी तो बाद में आएगा। तो बैंकिंग और बैनिशिंग में थर्ड वर्ड है BAN। अब उसके बाद का देखते हैं K और I। तो I पहले आता है कि K पहले आता है? I पहले आता है, IJK। तो वी विल हैव द वर्ड बैनिशिंग एट द सेकंड, ये हो जाए सेकंड। थर्ड में क्या हो जाएगा? बैंकिंग और फोर्थ में क्या हो जाएगा? बातिंग। इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। अगर अरेंजमेंट भी पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट है तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट अरेंजमेंट, पॉइंट नंबर डी होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, उसके बाद ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, बहुत लंबा है, और वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा? यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि ह्यूमन ब्लड का कलर तो रेड होता है, फिर रेड को हम येलो बोलेंगे, येलो को ग्रीन बोलेंगे और लास्ट में करते करते हमने ऑरेंज टिक कर दिया। ऐसा नहीं, हमें यहाँ पे पार्ट ही बता, जो टू द पॉइंट पूछा गया है बस वही बताना है कि कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड तो रेड है, कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज रेड। और यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि रेड को हम येलो कह रहे हैं। येलो को क्या कह रहे हैं वो बात की बात है, रेड को तो हम येलो ही कह रहे हैं ना, रेड को तो हम येलो ही कह रहे हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? रेड। तो हाउ यू विल स्पेल रेड? वी विल स्पेल रेड एज येलो, दैट्स इट, कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर येलो, ठीक है। आगे जाके सिली मिस्टेक नहीं करनी कि हमने बिल्कुल लास्ट तक देखा कि अच्छा येलो को तो ये कहते हैं, वो नहीं। क्वेश्चन आपका रेड से रिलेटेड है, क्वेश्चन येलो से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए रेड को हम बस येलो कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में भी मैंने मेंशन कर दिया है, द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड and as it is given red is called yellow, so the color of human blood is yellow, okay? So in a certain code fashion is coded as this one, so problem can be coded, how can we code problem, ठीक? यहाँ पे बस ध्यान से देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें सारे लेटर्स तो वही है। तो F है, फिर देखिए A की जगह O को रिप्लेस किया है, A की जगह O को रिप्लेस किया है, ओके। तो आ जाएगा F
O, फिर SHIAN, ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद I और S ये वाला रिप्लेस हुआ है, राइट, दिस वन हैज बीन रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे हम ये S और I को रिप्लेस करेंगे, तो FOI और H अपनी जगह पे है, और फिर SAN आ गया, यही वर्ड है हमारा यहाँ पे, दिस वर्ड इज सेम एज दिस। यहाँ पे दो बार जो है वो दो बार ऐसा चेंजिंग हुई है, तो हमें प्रॉब्लम का भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम में हम लोग आर और ई को चेंज करेंगे, और उसके बाद ओ और एल को चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं पी ई आएगा, उसके बाद फिर ओ और एल को चेंज करेंगे तो एल आएगा, एंड देन वी विल बी हैविंग बी, और उसके बाद फिर ओ आर एम। तो विद दिस आवर आंसर विल बी बेल ब्राउन, है ना। पॉइंट नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रसन्ना है, वो कह रहा है द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हु इज प्रसन्ना टू दैट गर्ल। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट कर देते हैं, सिंपल होते हैं बट स्टिल एग्जामिनेशन टाइम पे थोड़ा ट्विस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो माई मदर मतलब प्रसन्ना, तो लेट्स प्लॉट प्रसन्ना है यहाँ पे, प्रसन्ना की मदर है, ठीक। तो वो प्रसन्ना कह रहा है द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो मदर के ग्रैंडसन को प्लॉट करते हैं। तो हम आई ऑलवेज से कि लेवल में बनाते हैं, तो जो इस जनरेशन के लोग इस लेवल पे होंगे, इस जनरेशन के लोग इस लेवल पे होंगे, और बाकी के जनरेशन के लोग इस लेवल पे होंगे, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट। तो प्रसन्ना की माँ है, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो मदर का ग्रैंडसन, तो मदर का कोई ग्रैंडसन होगा, तो ग्रैंडसन सपोज के लिए डायरेक्ट के लिए रहते हैं, ग्रैंडसन यहाँ पर हो गया, ठीक है, मदर का ग्रैंडसन। तो गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, तो वाइफ, इसकी वाइफ होगी यहाँ पे, इसकी वाइफ होगी यहाँ पे, तो द गर्ल इज वाइफ। तो यहाँ पे जो जिस लड़की को प्रसन्ना पॉइंट कर रहा है वो लड़की कौन है, ये, वो लड़की कौन है, ये इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ प्रसन्ना's मदर। क्लियरली दिख रहा है। अब क्या है, हु इज प्रसन्ना टू दैट गर्ल, अभी प्रसन्ना इस लड़की का क्या है, तो प्रसन्ना इस लड़की का, तो ये इसका अगर ग्रैंडसन है, तो इसका मतलब कि इसकी इज इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका प्रसन्ना का बेटा हुआ, ये प्रसन्ना का ये बेटा हुआ, तो प्रसन्ना के बेटा की वाइफ हुई, प्रसन्ना का बेटा हुआ ये, और प्रसन्ना की बेटा की वाइफ हुई ये लड़की, तो मतलब प्रसन्ना कौन हो गया, इसका फादर इन लॉ, है ना। इस लड़की का, ये लड़की कौन है, वाइफ है ग्रैंडसन की, और ग्रैंडसन इज प्रसन्ना का बेटा। तो ये जो द गर्ल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ प्रसन्ना, प्रसन्ना इज द फादर इन लॉ ऑफ दिस गर्ल, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट सा है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ, एक लड़की को पॉइंट करते हुए अमर कह रहा है her mother's brother is the only son of my mother's father. How is the girl related to Amar? ठीक है, इसमें भी वही करना है। अब अगर आप लेवल से बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। अमर है, वो क्या कह रहा है, 1 सेकेंड, her mother's brother is the only son of my mother's father. So एक कोई भी गर्ल है, गर्ल को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, गर्ल को अज्यूम कर लिया, ये लेवल है। उसके बाद फिर हर मदर्स ब्रदर, तो गर्ल की मदर इधर हो गई, गर्ल की मदर इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो पहले की जनरेशन है। हर मदर्स ब्रदर, मदर्स का ब्रदर हो गया ये, गर्ल की माँ का बहन, माँ का भाई, सेम लेवल पे आएगा, सेम जनरेशन के लेवल पे आएगा। हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, तो ही इज द सन ऑफ अमर्स मदर, ही इज द सन ऑफ अमर्स मदर। तो जो अमर है is the only son of, one second, her mother's brother, girl mother's brother is, this is only son of my mother's father, my mother's father, ठीक है। तो ये फादर हो गया, इसकी मदर हुई, और इसका ये सन हुआ, तो अमर का लेवल भी इधर आ जाएगा, है ना। 1 सेकेंड, यस सॉरी 1 सेकेंड, her mother's brother,
A girl's mother's brother is the only son of my mother's father. My mother's father. तो मान के रखिए मदर यहाँ पर आएगी, फादर, करेक्ट। ये जो फादर है यहाँ पे और अमर का लेवल इधर आ जाएगा। अब दिख रहा है? आर यू एबल टू सी इट? आर यू एबल टू सी इट? देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि फिर से देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ, अमर सेड हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। तो अमर की माँ और ये दोनों एक ही जनरेशन पे आएंगे, एक ही जनरेशन पे आएंगे, राइट। तो अमर की माँ और इसका ब्रदर एक ही जनरेशन पे आएगा, तो ये हो गया अमर के दादा हो गया, राइट। ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ अमर। तो इसके जो है वो इसका एक ही बेटा था, ठीक। एंड मे बी दे हैव 2 डॉटर और यहाँ पे अमर है, ठीक। तो हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर? तो गर्ल्स की मदर अमर से कैसे रिलेटेड है? तो गर्ल्स की मदर अमर से कैसे रिलेटेड है? तो वो आंट हुई, इसकी आंट हुई, राइट। ही इज द ग्रैंडफादर, ठीक। इसके 3 बच्चे हैं, 2 लेडीज एंड 2 गर्ल एंड 1 बॉय। और यहाँ पे अमर है और इस जो मदर है उसकी the daughter of this person is having a son Amar, daughter of this person is having a son, a girl. And then how is the girl's mother related to Amar? So she will be aunt, right? She will be aunt. थोड़ा सा मेसी हो गया एक्सप्लेनेशन, बट आई होप आपको क्लियर है कि ये कैसे हुआ, तो क्लियर है कि ये कैसे हुआ। आंट होगा इसका आंसर। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ये जनरेशन वाइज अगर आप बनाओगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A rat runs 20 towards east. ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी सहूलियत के लिए एक कंपास बना लेना है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कंपास बना लिया। उसके बाद a rat runs 20 towards east, 20 मीटर towards east, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? टर्न्स टू द राइट। रैट यहाँ पर खड़ा है, राइट इसका किधर होगा? इधर होगा, ठीक। एंड रन्स 10 मीटर, 10 मीटर, ओके। रैट अब यहाँ पर है, टर्न्स टू द राइट, रन 10 एंड देन टर्न्स टू द राइट। फिर यहाँ इसका राइट किधर होगा? इधर होगा। रन्स 9 मीटर एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 5 एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। एंड रन्स 12 मीटर हो गया। एंड फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसका लेफ्ट किधर होगा? ऊपर। टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन 6 एंड ही रन 6 मीटर। विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग? कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ है, ठीक है ना। यहाँ पे लेफ्ट राइट आपको बिल्कुल ध्यान से प्लॉट करना है, कंपास लेना है, लेफ्ट राइट का ध्यान देना है, प्लॉट कीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा, सिंपल मिस्टेक, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ट्रायल जूरी, तो क्या होगा? डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर, कॉल कंटेस्टेंट, चैंपियनशिप स्पेक्टेटर, कॉन्फ्रेंस स्पीकर। क्या होना चाहिए? मोस्ट एप्रोप्रिएट मैच। देखिए जूरी मेंबर का काम क्या होता है? वो लोग, उन लोगों के पास केस आता है, वो लोग देखते हैं किसकी गलती है किसकी नहीं, और जज करते हैं और फिर ट्रायल को कंडक्ट करते हैं, राइट। तो ट्रायल वाला जो भी इशू है उसको सॉल्व करता है कौन? ज्यूरी मेंबर, ठीक है। आप उसी को देखिए। कॉन्फ्रेंस को सॉल्व करना, कॉन्फ्रेंस को लीड करना, क्या काम स्पीकर का है? चैंपियनशिप स्पेक्टेटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉल कंटेस्टेंट, डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर, यहाँ पे आंसर होगा ये, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट हो, आर्बिट्रेटर का काम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ज्यूरी का काम है ट्रायल को कंडक्ट करना, ट्रायल को रिजॉल्व करना, है ना। ज्यूरी मेंबर का काम है ट्रायल को रिजॉल्व करना, आर्बिट्रेटर का काम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। आर्बिट्रेटर में कुछ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो कि जितने भी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करती है। सो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैच। यहाँ पे ये तीनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम होना चाहिए और ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए, करेक्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिप इज रिलेटेड टू कैप्टन इन द सेम वे न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू। शिप इज रिलेटेड टू कैप्टन
In the same way, newspaper is related to whom? Publisher, reader, editor, printer. तो देखिए कैप्टन का काम होता है डिसाइड करना कि शिप कहाँ जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, कौन कौन लोग होंगे, सब कैप्टन डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन, राइट। तो न्यूज़पेपर पे कौन डिसाइड करता है? एडिटर। एडिटर डिसाइड करता है न्यूज़पेपर का कंटेंट। तो न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या पब्लिश होगा, न्यूज़पेपर पब्लिश होने से पहले जो सारे चेकिंग होती है कौन करता है? एडिटर। तो एडिटर न्यूज़पेपर के कंटेंट को कंट्रोल करता है, कैप्टन शिप के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है ना। शिप, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर सी, एडिटर। प्रिंटर होगा? बिल्कुल नहीं। रीडर होगा? रीडर का कोई कंट्रोल नहीं न्यूज़पेपर पे। पब्लिशर बस प्रिंट करता है और तो कुछ नहीं, बट एक्चुअली डायरेक्शन देना शिप को कैप्टन का काम है, डायरेक्शन देना न्यूज़पेपर को एडिटर का काम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3, 10, 101 आगे कौन सा देखिए, ये सीरीज अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है। एक बार हम लोग क्यूब रूट स्क्वायर रूट देखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 है 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 है 101, राइट, दिख रहा है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? 101 स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी आवर आंसर, दिस शुड बी आवर आंसर। तो 101 का स्क्वायर क्या होता है? 10201। इस तरह के जो सीरीज होते हैं 10101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1030201, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10201 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10202। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 10202, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, which of the following number will replace the question mark and complete the series? 2, 2, 4, 6, 10, 16। क्या है इसका लॉजिक? इसके लॉजिक का क्या नाम है? कुछ नाम भी होता है इस लॉजिक का, बताइए क्या होता है? 2, 2, 4, 6, 10, 16, इसका नाम, दिस इज अ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, इसमें जो लेटर्स होते हैं वो पहले दो के सम होते हैं। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 6 + 10 16, और नेक्स्ट क्या नंबर होगा? 10 + 16, जैसे कि 26। 10 + 16 = 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, choose the alternative which closely resembles the mirror image of the given combination। एक मिरर इमेज का तो क्वेश्चन आता ही आता है, मिरर बिल्कुल इसके बगल में लगा है, ऐसा आप सपोज कीजिए। तो एम तो वैसे ही रहेगा, ए भी ऐसे ही रहेगा, ये जो एल हमारा ऐसा है वो एल ऐसा आ जाएगा, राइट, एल ऐसा आ जाएगा, फिर ए वैसे ही रहेगा, वाई ऐसे ही रहेगा, फिर ए ऐसे ही रहेगा, एल हमारा ऐसा आएगा, और फिर ए और एम। तो ये वाला जो है वो रिजेंबल कर रहा है, यहाँ पे एल वैसे ही लिखा है, यहाँ पे एल थोड़ा अपोजिट सा लिखा है। पॉइंट नंबर 2 इज मैचिंग, पॉइंट नंबर 2 इज मैचिंग, मलयालम इसी की तरह है, तो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिसिंग पार्ट ढूंढना है। तो मिसिंग पार्ट ढूंढना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए। फिर ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का लाइन इधर से ऐसे आना चाहिए, है ना, ट्राइंगल का लाइन इधर से ऐसे आना चाहिए, यहाँ से हमें कोई लाइन मिलनी चाहिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, है ना, इधर से नीचे आना चाहिए, तो ये पॉइंट नंबर डी मैच हो रहा है, पॉइंट नंबर डी मैच हो रहा है, ये ट्राइंगल की लाइन इधर आ रही है, और एक और ट्राइंगल है ऊपर में, ये वाला ट्राइंगल, ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जानी चाहिए ऐसे, तो वो भी हमारी यहाँ पर है, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अमंग 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स है, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल, राजेश, मोहन इज द टॉलेस्ट। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, तो मोहन तो टॉलेस्ट है, ओके, हमने सबसे ऊपर में इसको लिख दिया। सतीश इज शॉर्टर देन किशोर, सतीश इज शॉर्टर देन किशोर। हमारा इस तरीके से लेट्स सपोज कि टॉलेस्ट विल बी है, एंड जो सबसे छोटा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, बट टॉलर देन राजेश, लेकिन ये जो सतीश है वो राजेश से डेफिनेटली लंबा है ना, सतीश इज टॉलर देन राजेश, तो हम राजेश को नीचे लिख देते हैं,
इससे हमें विजुअलाइज होगा कि मुकुंद सबसे लंबा है, फिर किशोर, फिर सतीश, फिर राजेश, ऐसा है। अनिल इज लिटिल शॉर्टर देन किशोर, अनिल जो है वो किशोर से छोटा है, तो अनिल या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहीं पे आ सकता है, बट टॉलर देन सतीश। लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि अनिल किशोर से छोटा है बट सतीश से लंबा है, तो अनिल हमारा डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, है ना, अनिल डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। उसके बाद हु इज टॉलर देन राजेश बट शॉर्टर देन अनिल, हु इज टॉलर देन राजेश, कौन राजेश से जो टॉल है बट अनिल से छोटा है, कौन राजेश से टॉल है बट अनिल से छोटा है, आंसर क्या हो गया, सतीश हो गया। तो और आंसर विल बी पॉइंट नंबर 8 सतीश, करेक्ट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, हर साल एक ये क्वेश्चन तो आता ही है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड आउट कीजिए, एवरी ईयर वी गेट दिस क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें ट्रिक ये है कि पहले जो सिंपल छोटे छोटे एक एक ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, सिंपल ट्राइंगल पहले उसे काउंट करना है, फिर बाद में कंपोजिट ट्राइंगल काउंट करना है। तो सिंपल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिंपल जो छोटे छोटे ब्रोकन ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल कितने हैं, 10 है, ओके। उसके बाद जो साइड्स को ज्वाइन करके जितने ट्राइंगल बन रहा है कंपोजिट, उनको देखते हैं, तो 1 एक इधर बन रहा है, 2 एक ये वाला हमारा, 3 और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है 4, बस। इसके अलावा कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, इसके अलावा कोई ट्राइंगल बन रहा है, इसके अलावा कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, 1 2 3 4, इसके अलावा देखिए कहीं भी कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 14, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ this means B is the daughter of C, B plus C means B is the husband of C, B minus C means B is the sister of C, then what does this mean? We will just plot M plus N minus P into Q, ये दिया हुआ है। M plus N मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, husband, तो M is the husband of N, और यहाँ पे ये जो माइनस साइन का मतलब क्या था, सिस्टर, और इसका मतलब क्या था, इनटू का मतलब क्या था, डॉटर, ठीक है। तो M इज द हस्बैंड ऑफ एन, चलिए इसको प्लॉट करते हैं, M इज द हस्बैंड ऑफ एन, एक ही जनरेशन पे, ठीक है। फिर और उसके बाद फिर N इज द सिस्टर ऑफ P, N इज द सिस्टर ऑफ P, तो N और P जो है एक ही जनरेशन पे है और यहाँ पे सिस्टर है। हस्बैंड वाइफ को हम थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, हस्बैंड वाइफ और N की सिस्टर कौन है, ठीक है। और उसके बाद P इज द डॉटर ऑफ Q, और जो P है वो Q की डॉटर है, Q की डॉटर है, तो Q का मतलब दो बेटियां हैं, P और N, Q की दो बेटियां हो गई। अगर N और P हमारी बहनें हैं, एंड Q एंड यहाँ पे P इंटू Q है, मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q, तो P इज द डॉटर ऑफ Q, तो Q की जो है वो दो बेटियां हैं N और P, और Q का जो जनरेशन है ऊपर वाला जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, अब हमें ये फैमिली दिख रही है, फैमिली दिख रही है, Q है, उसकी दो बेटियां हैं N और P, और N की शादी हो गई है, M इसका हस्बैंड है। अब देखिए M इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, गलत है, M इज द अंकल ऑफ Q, गलत है, M इज द सन इन लॉ ऑफ Q, M इज द सन इन लॉ ऑफ Q, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। Q इज द मदर इन लॉ ऑफ M, Q is the mother-in-law of M. M is the son-in-law of Q, और Q is the mother-in-law of M. इनफैक्ट ये भी करेक्ट है, C और D इसमें तो दोनों ही करेक्ट आएगा। अगर M son-in-law of Q है तो अल्टरनेटिवली Q भी तो mother-in-law of M होगी ही होगी, बट इसका आंसर C दिया हुआ है, बट दोनों ही करेक्ट आ रहा है। एग्जामिनेशन में ऐसी डिस्क्रिपेंसी होगी तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। यार हमारा C आंसर यहाँ पे पहले आ रहा है, हमने C मार्क किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देयर आर 25 बॉयज इन अ हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो है, 25 बॉयज हैं। राहुल वाज शिफ्टेड टू 3 प्लेसेस टुवर्ड्स हिज राइट साइड एंड ही ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन इन द रो। अब राहुल कहीं पर था, ठीक है, फिर क्या हुआ, 25 बच्चे हैं, राहुल कहीं पे था, फिर उसे 3 प्लेसेस राइट भेजा गया, 3 प्लेसेस राइट भेजा गया, तो वो कहाँ आ गया, तो वो मिडिल पोजीशन पे आ गया। तो 25 बच्चे हैं तो मिडिल पोजीशन कौन सा होगा, 13th पोजीशन विल बी द मिडिल पोजीशन, करेक्ट। फिर राहुल व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट हैंड किधर है, दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द राइट हैंड,
तो राहुल को 3 प्लेसेस राइट भेजा गया, मतलब राहुल कुछ यहाँ पर होना चाहिए, ये पोजीशन होना चाहिए, तो 1 2 एंड 3। जब 3 प्लेसेस राइट हमने भेजा, राइट किधर है, इधर है, 3 प्लेसेस राइट हमने भेजा, तो राहुल बिल्कुल मिडिल में आ गया। तो राहुल कुछ यहाँ पर होना चाहिए, दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ राहुल। ये अगर 13th प्लेस है तो ये 12th प्लेस होगा, ये 11th होगा, ये हो जाएगा 10th प्लेस। तो 10th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, राहुल इज 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पैसेज है, हमें कंक्लूजन निकालना है। Though the waste of time or the expenditure on fashion is very large, yet fashion have come to stay, है ना। फैशन में बहुत खर्चा और टाइम जा रहा है, लेकिन फैशन तो टिकेगा ही। They will not go come what may. However, what is now required is that a strong effort should be made to displace excessive craze for fashion from the minds of this youngster. फैशन तो जाएगा नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि जो एक्सेसिव क्रेज है फैशन का यंगस्टर के माइंड में, उसको हटाया जाए। ठीक है, तो द पैसेज विल सपोर्ट द स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है? फैशन इज द नीड ऑफ द डे, उतना सही तो नहीं लग रहा है। द एक्सेसिव क्रेज फॉर फैशन इज डिट्रीमेंटल टू वंस पर्सनालिटी। डिट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल। तो बहुत ज्यादा क्रेज किसी पर्सनालिटी के लिए हार्मफुल है, हार्मफुल है ऐसा यहाँ लिखा तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद द होड़ फॉर फैशन शुड बी डन अवे विद सो एज नॉट टू लेट डाउन द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। मतलब फैशन का जो होड़ है उसको हटा देना चाहिए, कंसिडर नहीं करना चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये सही लग रहा है। वर्क एंड अदर एक्टिविटीज शुड बी वैल्यूड मोर देन। यहाँ पे इस चीज पे फोकस नहीं किया हुआ, यहाँ पे लिखा है क्या कि काम पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ऐसा भी नहीं लिखा है। फैशन इज द नीड ऑफ द डे, ऐसा जरूरत है, जरूरत के बारे में भी नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर लिखा है कि फैशन जो है वो एक्सेसिव क्रेज हो रहा है और फैशन टिकेगा ही टिकेगा। तो द होड़ फॉर फैशन इज देयर बट इट शुड बी रिमूव, है ना। बट व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड इज कि जो एक्सेसिव क्रेज है इसको हटाया जाए। तो वही है, तो एक्सेसिव क्रेज को हटाया जाए ताकि कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट सो एज नॉट टू लेट डाउन द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, ताकि जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है वो होता रहे। ये नहीं कि यंगस्टर का जो माइंड में सिर्फ फैशन ही चलता रहे और वो लोग डेवलपमेंट के बारे में ना सोचे। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट को नीचा ना करें, उसके लिए हमें फैशन को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, कॉम्प्रिहेंशन, हर रीजनिंग में एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और अगर आपने एक बार करेक्टली सॉल्व कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चंस है उसके आंसर फटाक से मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, we will be solving it, right? So one of the 7 subjects, math, zoology, botany, chemistry, physics, English and statistics, is taught on one day in a week starting from Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 7 subjects, 7 weeks, and we have 7 subjects: math, zoology, botany, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स। हर दिन एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है। तो केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, यहाँ पे श्योर है कि यहाँ पे तो केमिस्ट्री आएगा ही आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इंग्लिश इज टॉट द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट। तो जब जूलॉजी पढ़ाया जाता है उसके ठीक अगले दिन इंग्लिश आएगा, उसके ठीक अगले दिन इंग्लिश आएगा। मतलब दोनों इस तरह से साथ में ही रहेंगे, ठीक। तो ये हमने ये नोट डाउन कर लिया इस चीज को। उसके बाद इंग्लिश इज टॉट द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी स्टार्ट, यहाँ तक हो गया। इंग्लिश इज नीदर टॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। मतलब इंग्लिश जो है वो ट्यूसडे को नहीं आ रहा है, सैटरडे को नहीं आ रहा है। मतलब ये वाला अरेंजमेंट, ट्यूसडे को इंग्लिश नहीं है, तो ट्यूसडे को इंग्लिश नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, हमारा मंडे को जूलॉजी नहीं होगा, मंडे को जूलॉजी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और उसके बाद फिर सैटरडे को इंग्लिश नहीं है, तो सैटरडे को हमारा इंग्लिश नहीं है। मतलब कि क्या हो गया, फ्राइडे को जूलॉजी नहीं होगा, संडे को भी, हाँ, फ्राइडे को जूलॉजी नहीं होगा, राइट, अगर इंग्लिश को अगर सैटरडे पे नहीं है तो। और उसके बाद फिर वेडनेसडे, जूलॉजी का ऑप्शन देखते हैं, जूलॉजी कहाँ हो सकता है।
जूलॉजी कहाँ कहाँ हो सकता है? जूलॉजी हमारा मंडे को भी नहीं होगा, ट्यूसडे को जूलॉजी हो सकता है, जूलॉजी और इंग्लिश यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फ्राइडे को जूलॉजी नहीं होगा, पर सैटरडे को जूलॉजी हो सकता है, सैटरडे को जूलॉजी हो सकता है। संडे को जूलॉजी नहीं होगा क्योंकि जूलॉजी और इंग्लिश एक साथ आ रहे हैं, तो संडे के बाद नहीं हो रहा है, तो संडे को भी जूलॉजी नहीं होगा। तो जूलॉजी के लिए हमारे पास दो प्लेसेस हैं, ट्यूसडे और सैटरडे, ठीक है, ट्यूसडे और सैटरडे। हम तो इस ये वाला सेंटेंस सबसे ज्यादा क्रूशियल इस पैसेज से, और इसी से आगे सॉल्व होगा। मंडे को जूलॉजी नहीं होगा क्योंकि ट्यूसडे को इंग्लिश नहीं होना है। वेडनेसडे को जूलॉजी नहीं होगा क्योंकि अगले दिन केमिस्ट्री नहीं इंग्लिश होना चाहिए। फ्राइडे को भी जूलॉजी नहीं होगा क्योंकि सैटरडे अगले दिन इंग्लिश पढ़ेगा, तो इंग्लिश यहाँ पर नहीं होना है। फिर सैटरडे को जूलॉजी हो सकता है, सैटरडे को इंग्लिश नहीं होगा, सैटरडे को जूलॉजी हो सकता है, तो संडे को इंग्लिश हो जाएगा। तो जूलॉजी के दो केसेस बन रहे हैं, फिर ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में बस एक लेक्चर होता है। 2 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। अब क्या करना पड़ेगा, हमें केस 1 केस 2 कंसीडर करना पड़ेगा। केस 1 क्या है? केस 1 ऐसा कंसीडर करते हैं जब जूलॉजी यहाँ पर है, और केस 2 हम ऐसा कंसीडर करते हैं जब जूलॉजी यहाँ पर है, और फिर प्लॉट करते हैं। तो केस 1 देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। थर्सडे को हमारा केमिस्ट्री है, और हमने केस वन में ट्यूसडे को जूलॉजी कंसीडर किया है, तो ट्यूसडे को जूलॉजी लेंगे, और हमारा जूलॉजी के बाद वेडनेसडे को इंग्लिश आ जाएगा। अब बस सिंपल प्लॉटिंग करनी है, कुछ नहीं करना। यहाँ तक हो गया है। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में बस एक लेक्चर होता है, तो केमिस्ट्री यहाँ पर है, तो बॉटनी यहाँ पे सैटरडे में आ जाएगा, ताकि केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में बस एक लेक्चर हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, 2 लेक्चर आर शेड्यूल्ड बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर है, तो जूलॉजी फिर मैथ्स, यहाँ 2 लेक्चर यहाँ पर हो जाएगा, तो मैथ्स यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल है। बचा कौन? मंडे और संडे। और सब्जेक्ट कौन कौन सा बचा है? स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है। लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज नीदर टॉट ऑन मंडे नॉर संडे, मतलब स्टैटिस्टिक्स हमारा यहाँ पे भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स हमारा यहाँ पे भी नहीं, मतलब केस 1 काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। थर्सडे को हमारा केमिस्ट्री है, एंड देन केस 2 में हमने जूलॉजी कंसीडर किया है सैटरडे को। जूलॉजी कब कंसीडर किया है? सैटरडे को जूलॉजी आएगा। जूलॉजी के ठीक बाद हमारा इंग्लिश आएगा। उसके बाद फिर प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ तक हो चुका था। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में बस एक लेक्चर होता है, तो बॉटनी यहाँ तो नहीं होगा, बॉटनी इधर हो जाएगा। बॉटनी और केमिस्ट्री के बीच में बस एक लेक्चर होता है। उसके बाद 2 लेक्चर आर शेड्यूल्ड बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर है, तो जूलॉजी यहाँ पे मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स हमारा यहाँ पर आएगा। तो मैथ्स, केमिस्ट्री और कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर होगा, फिर जूलॉजी होगा। 2 लेक्चर हो गए मैथ्स और जूलॉजी के बीच में। उसके बाद देखते हैं स्टैटिस्टिक्स इज नाइदर टॉट ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा ना मंडे को है ना संडे को है, तो मंडे को स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो यहाँ पे खाली है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारा फ्राइडे को होगा। बस यही दोनों तो खाली है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारा यहाँ पर हो गया, और एक सब्जेक्ट बस बचा है फिजिक्स, और एक दिन बचा है, तो फिजिक्स। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब बस हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऑन विच डे फिजिक्स इज टॉट। फिजिक्स किस दिन पढ़ाया जाता है? फिजिक्स हमारा मंडे को पढ़ाया जाता है। आंसर आ गया, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर टॉट बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 हो गया हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज टॉट ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? सैटरडे को क्या है? जूलॉजी है। बस आर आंसर इज जूलॉजी, डन।
On which of the following day statistics is taught? Statistics किस दिन पढ़ाया जाता है? I guess Friday था ना. Statistics Friday को पढ़ाया जाता है. तो Friday हो जाएगा हमारा आंसर. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन. If statistics is related to geology and physics is related to botany, statistics is related to geology and physics is related to botany, so in a certain way then to which of the following would chemistry be related? तो chemistry किस तरह से related होगी? chemistry किससे related होगी? बहुत easy है, कोई दिक्कत नहीं. statistics और geology related है. अगर हम देखें तो statistics और geology साथ में है ना. statistics के नीचे geology है और physics के नीचे botany है. फिजिक्स के नीचे बॉटनी है, राइट. तो केमिस्ट्री के नीचे पूछ रहा है, राइट. व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ, केमिस्ट्री के नीचे कौन सा आएगा? केमिस्ट्री के नीचे वी हैव स्टैटिस्टिक्स, है ना. केमिस्ट्री के नीचे वी हैव स्टैटिस्टिक्स. तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, स्टैटिस्टिक्स. करेक्ट. हाँ, तो इस तरीके से हमने पैसेज सॉल्व कर लिया है. पैसेज थोड़ा टफ भी आ सकता है, थोड़ा इजी भी आ सकता है, वी नेवर नो, बट हमें हर तरह के पैसेज को सॉल्व करते रहना चाहिए. और आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसेज हमने सॉल्व किया है आज. सो विद दिस विल बी एंडिंग द सेशन टुडे. आई होप आपको ये सारे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे. और फॉर टेक्निकल सेशंस यू ऑल आर वेलकम टू जॉइन आवर कोर्स इन ट्यूटोरियल्स एकेडमी. एंड कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी वुड लव टू सॉल्व योर डाउट्स. सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ. थैंक यू ऑल फॉर योर